हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 9th का जो मैथ्स का सैम्पल पेपर मैंने दिया था उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 20 मार्क्स का केवल आपका पेपर आना है, 45 मिनट्स का होगा। और ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस मैं होप करती हूँ आपने पढ़ ली होंगी। पहले सेक्शन में हमारे एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, तो यहीं से हम अपना सॉल्यूशन ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से सैम्पल पेपर का ये सॉल्यूशन है। सैंपल पेपर, कई बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि मैडम यही पेपर आएगा, तो भैया ये केवल फॉर प्रैक्टिस है। ये बात एक तो सभी बच्चे अपने दिमाग में रखें कि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि आपको पैटर्न पता लग जाए कि भैया किस तरह का पेपर आ सकता है। ठीक है, एक आधा कोई क्वेश्चन कहीं मिल जाए तो वो एक बाई चांस की बात हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या है? द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन दिस रेशियो देन द स्मॉलेस्ट एंगल। तो कैसे करना चाहिए इसको भाई? अनुपात बताओ कैसे करें इनको। यस, 2x 4x और 3x तीनों ले लिया, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। वेरी गुड। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों को जोड़ के 180 कर दो। 4 और 2 6 और 3 9x बराबर है 180। हाँ, 180/9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब हमें तो केवल सबसे छोटा बताना है, तो बिना आइडिया के भी हमें पता लग सकता है कि जो 2 वाला है वो सबसे छोटा पाएगा। तो जो सबसे छोटा कोण है वो 2x है, यानी कि 2 × 20 यानी कि 40 डिग्री, 40 डिग्री, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। तो पहले का बी आ जाएगा। आपको पेपर में तो बस केवल बी पे टिक करना होता है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर दिस एंड दिस द फोर्थ एंगल। एक चतुर्भुज के 3 कोण इतने इतने डिग्री के हैं, तो चौथा कोण क्या है? इसे कैसे करेंगे? चारों कोणों का योग, वही चीज लगेगी। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोण, हाँ 360 डिग्री। तो चौथे कोण को हम x मान लेंगे, चारों कोणों को जोड़ेंगे और 360 के बराबर कर देंगे। अब आप 9th क्लास में पेन नहीं उठाने की जरूरत होनी चाहिए आपको। 75 और 75 150, और 150 में 90 जोड़ेंगे तो 15 और 9 24, 240 जमा x बराबर है 360। 240 को उस तरफ ले जाओ, 360 में से माइनस कर दो, तो x की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी। और ये ऑप्शन बी है, हम बी पे टिक कर देंगे। इसका भी बाई चांस भाई बी ही आ रहा है। थर्ड पे आ जाओ। अब थर्ड तो इसी में से देखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पैरेललोग्राम। निम्नलिखित में कौन सा कथन समानांतर चतुर्भुज के लिए सत्य नहीं है? 4 बातें कही गई हैं, ए बी सी और डी। 3 सही है, एक गलत है। सही देखो कौन कौन सी हैं। विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, सही है या गलत है? समानांतर चतुर्भुज की आमने विपरीत माने आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो होती है, नहीं होती है? होती है ना, तो ये तो ठीक है हमारा। विपरीत कोण बराबर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और विपरीत कोणों को विकर्णों द्वारा समद्विभाजित किया जाता है। देखो ये दोनों विपरीत कोण हैं, और अगर मैं ये एक विकर्ण यहाँ खींचूं तो ये दोनों कोण ये कह रहा है कि बराबर है। यस मैम, बराबर नहीं, ये बराबर, अरे ये कोण बराबर नहीं है। हाँ अल्टरनेट, हाँ ये वाला इसके बराबर है। हाँ अल्टरनेट। अभी एक बात को समझो कि जब हम सर्वांग समता सिद्ध करते हैं तो जो ये त्रिभुज लेते हैं, मान लो इसका नाम है ए बी सी डी, तो ए बी सी और सी डी ए सर्वांग सम होते हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे दोनों। ये दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, चौथा पॉइंट भी देख लो एक बार। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि अगर हम इसके दोनों विकर्ण खींचेंगे तो ये मध्य बिंदु पे मिलेंगे। तो जो बात गलत है वो ये है, सी ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। चौथे पे आ जाओ। तीसरे का हो गया ना, चौथा तो हमने चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। इक्वल, देखो ये 3 थे MCQ।
अब इसमें खालिस्तान भी आ सकता है और सही गलत भी आ सकता है। ये सही गलत है। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो सही या गलत? तो देखो ये सिंपल सा हमारा नियम है कि भैया ये अगर हमारा वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है तो ये बिल्कुल प्रूव है कि ये वाली जीवा और ये वाली जीवा अगर इनकी लंबाइयां बराबर हैं तो इनकी जो केंद्र से जो दूरी है वो भी हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये हमारा सत्य आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये प्रूव करना भी आ सकता है पेपर में, ये थ्योरम है हमारी। तो ये प्रूव करना भी आ सकता है, तो उस एंगल से भी आप इसको अपना समझ सकते हो। आसान बहुत होता है इसको प्रूव करना। अगर मैं आपको बताऊं तो ये वृत्त है, ये एक जीवा है और ये दूसरी जीवा है, ये है ए बी और ये है सी डी। हमें ये पता है कि ए बी की लंबाई सी डी के बराबर है, ये केंद्र है, ये केंद्र से दूरी है ओ एम, ये केंद्र से दूरी है ओ एन। ये हमने सिद्ध करना है, ये हमने सिद्ध करना है कि ओ एम और ओ एन बराबर है। तो इसके लिए आप दो त्रिभुज पूरे कर लो, एक तो ये त्रिभुज पूरा कर लो और एक तो ये त्रिभुज ले लिया और एक ये त्रिभुज ले लिया। सुनो मेरी बात, ये दोनों तो त्रिज्या होगी, ये दोनों जीवा बराबर है और ये त्रिज्या मध्य बिंदु पे मिलेगी तो ये हिस्सा इसके बराबर हो गया और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है तो ये एंगल बराबर हो गया। ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो गए तो ये दूरी इसके बराबर हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल भी है आपकी बुक में, आप इसको देख भी सकते हो। 5वें पे आ जाओ। इफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसे खालिस्तान त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो बताओ भाई। हाँ, समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, इंग्लिश में बोले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको समबाहु त्रिभुज यहाँ खालिस्तान में लिख देंगे। और अब एक लास्ट 1 नंबर का रह गया असर्शन रीजन। पता है या बताऊं? असर्शन रीजन में दो आपको चीजें मिलेंगी, एक को हिंदी में अभिकथन बोलते हैं और एक को कारण बोलते हैं। इंग्लिश में एक को असर्शन बोलते हैं, एक को रीजन। आपको ये एक तरह का सवाल दे रखा है जो आपने चेक करना है कि सही है या गलत है। फिर आपने दूसरा सवाल रीजन में दे रखा है, दूसरी बात रीजन में दे रखी है, उसको भी चेक करना है सही है या गलत है। अगर दोनों सही हैं और नीचे वाले का प्रयोग ऊपर वाले में हो रहा है तो ऑप्शन ए चूज करते हैं। कथन और कारण दोनों सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या है। अगर दोनों सही हैं और नीचे वाले का प्रयोग ऊपर वाले में नहीं हो रहा तो हम बी उत्तर पे निशान लगाते हैं। पहला सही है और दूसरा गलत है तो हम सी पे निशान लगाते हैं। पहला गलत है और दूसरा सही है तो हम डी पे निशान लगाते हैं। करें सॉल्यूशन। असर्शन यानी कि अभिकथन पे आ जाओ, थोड़ा इंग्लिश में पता होना चाहिए ना। यदि कोई कोण अपने पूरक कोण से 14 डिग्री अधिक है तो वो 52 डिग्री का पाएगा। इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हो। पूरक कोण याद है किसी भी बच्चे को? पूरक कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण बताए थे ये मैंने जब रेखाएं और कोण कराया था। यह 90 का कोण तो समकोण, हाँ, जिनको जोड़ने के बाद अगर किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं। अब ये कह रहा है कि एक कोण दूसरे से 14 ज्यादा है तो एक कोण x हो गया, दूसरा x जमा 14 हो गया, दोनों का जोड़ 90 है तो x कितना आना चाहिए? तो ये 90 कर दिया, 2x बराबर है 90 माइनस 14, 10 में 4 गए 6, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, तो x हो गया 76/2 यानी 38। एक कोण तो आ गया 38 और दूसरा 38 जमा 14 आ गया 52। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यदि कोई कोण, अब भाषा को पकड़ना, कोई कोण पूरक से 14 ज्यादा है तो वो 52 डिग्री का है। तो जो ज्यादा वाला है वो तो 52 का आ ही रहा है, तो ये सही है। और इतना ये एक्स वगैरह मानने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ, मेरी बात सुनो, डायरेक्ट भी कर सकते थे कि एक कोण तो हो गया 52 का, दूसरे को 52 में से 14 घटा दो तो 12 में से। ये ध्यान से पढ़ना है कि कोई कोण
14 ज्यादा है तो वो 52 है, तो 52 वाला ज्यादा है, तो 12 में से 4 गए 8, 38। और 52 और 38 का जोड़ कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो दोनों पूरक कोण हो गए। तो ये वाली जो पहली बात है ये हमारी ट्रू है, सत्य है। हो गया। दो कोणों को संपूरक कहा जाता है यदि उनके कोणों के मापों का योग 180 हो। दो कोणों को संपूरक कहा जाता है यदि उनके कोणों का योग 180 हो। सही या गलत? ये भी सही है। अब ये बताओ कि इस नीचे वाले का प्रयोग ऊपर वाले में हो रहा है? यहाँ कौन से कोणों के बारे में बात चल रही है? यहाँ संपूरक के बारे में। तो क्या इसका प्रयोग यहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा। दोनों सही है, दोनों सही है। देखो ये रहा। हाँ, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। मतलब क्या है कि ऊपर वाले को प्रूव करने के लिए नीचे वाले का प्रयोग नहीं किया जा रहा। तो हम ऑप्शन नंबर बी चुनेंगे। वेरी गुड। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये था सेक्शन ए कंप्लीट। 6 क्वेश्चन थे एक एक नंबर के। अब आ जाओ सेक्शन बी पर। ठीक है, सेक्शन बी पर बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये वाला। तो कि दी गई आकृति में ए बी सी डी के समानांतर है। ये ए बी सी डी के समानांतर है। सी डी ई एफ के समानांतर है। वाई और जेड का अनुपात 3:7 है। तो एक्स निकालना है। हाँ, तो वाई, वेरी गुड, वाई और जेड का अनुपात। ये 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। ये केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये हमारा। तो बहुत ज्यादा भी फालतू नहीं लिखना। तो वाई को ले लो 3x और जेड को ले लो 7x। एक्स मत लेना, एक्स तो आ रहा है ना, के ले लो। वाई को ले लो 3k और जेड को ले लो 7k। अब एक बात का ध्यान देना, थोड़ा सा इसको जूम करूं मैं, कि ये 2 लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये कैसे कोण है? ये कैसे कोण है? इनका नाम याद नहीं है? जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये, हाँ, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर। ये छोटी छोटी बातें जो मैं बीच बीच में बता रही हूँ, इनको तुमने याद रखना है। कोई भी बात कहीं भी क्वेश्चन के रूप में आ सकती है। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये कोण वाई है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी वाई हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जब 2 रेखाएं समानांतर हैं और तिर्यक रेखा काटते तो एक तरफ के कोणों का योग, वेरी गुड, कितना होता है? 180। तो इस बात को हमने याद करके लिखना है कि y जमा जेड कितना है? 180। तो y हो गया 3k, जेड हो गया 7k। अब एक बात का और ध्यान रखना, ये डायरेक्ट नहीं लिखना तुमने, इसके बीच में तुम नोट करोगे कि बिकॉज सी डी समानांतर है ई एफ के, और यहाँ चित्र में इसको कोण नंबर 1 नाम दे दोगे। तो इसलिए कोण 1 कोण वाई के बराबर हो गया। कौन से कोण है ये? बोलो मेरे साथ साथ। कौन से कोण है? शीर्षा अभिमुख कोण। वेरी गुड। शीर्षा अभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब इन दोनों का जोड़ 180 क्यों है वो भी अब आप लिखोगे, क्योंकि सी डी समानांतर है ई एफ के, और इस रेखा का कोई नाम नहीं है तो इसको एल नाम दे दो। एल तिर्यक रेखा है, एल तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण 1 जमा जेड बराबर है 180। और 1 किसके बराबर है? अब ये जो 1 है ये y के बराबर है, तो 1 की जगह y रख दिया। और y और z का, अगर मान लो यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए, भाई मान लो यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए, फिर कितना लंबा करना पड़ेगा? ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसको अब सोल्व कर लो। 10 के बराबर है 180, 0 से 0 कट गई, के की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब सुनो, हमें केवल और केवल x निकालना है, और अभी x और y पे भी वही नियम लगेगा कि ये दोनों समानांतर है और तिर्यक है, तो x और y का जोड़ 180 है। अगर y मिल गया तो x भी आ जाएगा। नहीं, के 18 नहीं आया, नहीं के आया 18, y कहां से आ गया? y कितना है? y बताओ मुझे, y कहाँ दिख रहा है तुम्हें? y ये रहा। y की वैल्यू कितनी है? 3k।
y की वैल्यू है 3k, k की जगह 18 रखो तो 18 थी 54, y की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। ठीक है, अब फिर इस बात को लिखो, क्योंकि ए बी रेखा समानांतर है सी डी के और एल तिर्यक रेखा है। ये अगर 3 नंबर में आ जाए, 4 में आ जाए तो लंबा करना है, 2 में जैसे अब मैंने 2 में दे रखा है तो छोटा करना है। लंबा मैं जानबूझ के बता रही हूँ आपको, कोई भी मेथड आ सकता है ना। इसलिए x जमा वाई हो गया 180, y हमें पता है 54 है। हाँ, पेपर में अगर तुम खाली माइनस कर कर यूं लिखे आए ना तो नंबर कटेंगे तो ढंग से। हाँ, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री आए। अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में होता तो बीच की कई लाइनें आप स्किप भी कर सकते थे। आगे बढ़े, हर सेक्शन में एक एक ही क्वेश्चन है, इतना आसान पेपर है, मतलब आएगा जो भी, ये भी बहुत आसान है क्योंकि 11th का 20 नंबर का आया है तो तुम्हारा भी 20 का ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, अब इस पे थोड़ा ध्यान देना। इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल एज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी। हिंदी में पढ़े, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी भुजा बीसी पर लंब है। तो पहले तो अपना त्रिभुज बना लो। त्रिभुज पर कोई नियम नहीं है कि कैसा त्रिभुज है, बस ये त्रिभुज है एबीसी। अब पहली लाइन ध्यान से पढ़ना, कोण ए का समद्विभाजक, ये कोण ए है और एक लाइन इसको समद्विभाजित कर रही है, यानी कि 1 और 2 बराबर हैं, और इसका नाम है एडी, और ये एडी बीसी के ऊपर लंब भी है, यानी ये दोनों कोण 90 के भी हैं। तो इस सारी बात को आप लिखोगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में एडी कोण ए का लंब समद्विभाजक है। इस लाइन को लिखो तो लिख दो, नहीं तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, कोण 1 कोण 2 के बराबर है। नंबर 2, डी पे जो कोण बन रहा है ये वाला, हाँ, कोण बीडीए और कोण सीडीए दोनों 90 डिग्री के हैं। ये दोनों बात किताब वाले ने हमें बता दिया है। तो ये कहता है कि शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। दर्शाओ कि ए बी भुजा ए सी के बराबर है और त्रिभुज समद्विबाहु है। जब दो भुजा बराबर होगी तो समद्विबाहु तो अपना आप हो जाएगा। तो हमने जो सिद्ध करना है, हमने बच्चे जो वो बस, हाँ, ए बी को ए सी के बराबर, हाँ जल्दी मत करो, ए बी को ए सी के बराबर दिखाना है। तो वही सर्वांग समता का नियम ले लो, दोनों त्रिभुज ले लो, एक तो ये लेफ्ट वाला और एक ये राइट वाला। ठीक है, तो ले लो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में। बताओ, तुम ही बताओ क्या क्या। नहीं, ये तो सिद्ध करना है, ए बी तो ए सी के बराबर हमने सिद्ध करना है। बी और बराबर है। नहीं नहीं, ध्यान से देखो कि, ध्यान से देखो, दिया है, हमें सब कुछ दे रखा है बच्चे कि हाँ एडी सांझी है। पहली बात बिल्कुल सही, एडी एडी के बराबर है, सांझी है। ये जो पीली वाली रेखा है, ये जो लंब समद्विभाजक है, ये सांझा है, दोनों का है। और एक और हाँ, कोण 1 और कोण 2 बराबर है, ये भी हमें उसने बता। जितना बुक वाला हमें देता है उतने पे ही फोकस करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। उसने खुद कहा है कि एडी रेखा जो है वो कोण ए का समद्विभाजन कर रही है, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हो गए। नीचे भी ध्यान दो, 90 के कोण बीडीए और कोण सीडीए दोनों 90 डिग्री के। अब ध्यान से देखना, एक कोण दूसरे कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये भुजा सांझी है। तो कौन सा नियम लगेगा सर्वांग समता का? कोण भुजा कोण, इंग्लिश में, हाँ, इसलिए कोण भुजा कोण या एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। ये आसान सा प्रश्न है। हाँ, पहले तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाओगे, इसलिए ए बी भुजा ए सी के बराबर। यहाँ क्या लिखोगे? सीपी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग समान होते हैं, और जब भुजाएं बराबर आ गई तो त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज बन गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन आएंगे कुल हमारे पेपर में बस। तो ये है सेक्शन सी, और अब है सेक्शन डी करेंगे। डी में 2 क्वेश्चन है भाई,
इंटरनल चॉइस है इन दोनों में, ठीक है। अब है भाई सेक्शन डी, इंटरनल चॉइस है, इसमें चॉइस मिलती है इसी क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन कितने नंबर का? 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5। ठीक है। ABCD is a rectangle, PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD, DA respectively. Then show that PQRS is a rhombus. हिंदी में समझते हैं, ABCD एक आयत है। तो भैया पहले एक आयत बना लो, थोड़ी बड़ी सारी आयत बनाएंगे। बन गई आयत, ठीक है। इसका नाम है ABCD। क्लियर है? PQRS क्रमशः चारों भुजाओं AB, BC, CD, DA के मध्य बिंदु हैं। AB का मध्य बिंदु P है, BC का Q है, CD का R है और AD का S है। दर्शाइए कि जो PQRS को जोड़ के चतुर्भुज बनेगा वो समचतुर्भुज है। एक सवाल इसका उल्टा भी है, बिल्कुल। उल्टा क्या है वो भी मैं बता दूं कि ABCD एक समचतुर्भुज है और उसके मध्य बिंदुओं को जोड़ के जो आकृति बनेगी वो आयत है। ये थोड़ा, बल्कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी। तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डिटेलिंग है वो मैं नहीं लिखूंगी, मैं आपको मेन बातें बताती चलूंगी। हमें ये बताना है कि इन चारों को जोड़ के जो ये आकृति तैयार हो रही है ये एक समचतुर्भुज दिया है। लिख लोगे? हैं? दिया है में तुम लिखोगे कि ABCD एक आयत है। ABCD क्या है? आयत है। PQRS मध्य बिंदु है, ठीक है। PQRS मध्य बिंदु किसके, वो सारा लिखना है। सिद्ध क्या करना है कि PQRS क्या है? एक नहीं, समचतुर्भुज। पैरेललोग्राम नहीं, रोम्बस क्या है? समचतुर्भुज है। अब एक बात ध्यान से सुन लो, समचतुर्भुज की क्या खासियत है। पहली चीज तो तुम्हें दिखाने की चारों भुजाएं बराबर है। PQ, QR, RS और SP बराबर है। दूसरी चीज आपने दिखाने की आमने सामने की भुजाएं समानांतर है। PQRS के समानांतर है और PSQR के, PS समानांतर है QR के। फिर समझना मेरी बात को, हमें दो चीजें दिखानी, ये चारों बराबर हैं और यो इसके समानांतर है, यो इसके समानांतर, ठीक है। बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं, A को C से मिला लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलेगा भाई। A को C से मिला लो, मिल गया। अब ध्यान से देखना है, मध्य बिंदु परमेय का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मध्य बिंदु परमेय मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो उनको मिलाने से जो लाइन बनती है वो रेखा तीसरी रेखा के समानांतर होती है और उसकी आधी होती है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? अगर इसका नाम ABC है और ये DE है तो ये DE BC के समानांतर है और ये DE BC की आधी होती है। समझ में आ गई यहाँ तक बात? पक्का? आगे बढ़ूं मैं, अब इसी को यूज करेंगे। मैं कहीं नहीं लिखने जा रही, मैं सिर्फ तुम्हें बार बार कह रही हूँ, हिंट देने जा रही हूँ। तो हमने ले लिया भैया त्रिभुज का रंग कोई और ले लो, ये त्रिभुज ले लो DAC। दिख गया ये त्रिभुज सबको? इस DAC में S और R मध्य बिंदु है इन दो भुजाओं के, हैं। त्रिभुज DAC में DA का मध्य बिंदु S है, हाँ, DA का मध्य बिंदु S है और DC का मध्य बिंदु R है। इसलिए मध्य बिंदु परमेय से जो SR है वो AC का आधा हो जाएगा और उसके समानांतर हो जाएगा। इसलिए SR समानांतर है AC के और SR आधा है AC से। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? इसी प्रकार सिमिलरली अब आप एक और त्रिभुज ले लो, कलर 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 बदल लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, पैरेट कलर ले लेते हैं। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज दिख भी रहा है कि नहीं? ये इस पे के कलर और डार्क लूं, दिख गया? ये पैरेट दिख गया? त्रिभुज ABC में
सिमिलरली त्रिभुज ए बी सी में जो बाकी बातें हैं वो आप लिखोगे। क्या लिखोगे? पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का, तो जो पी क्यू है वो ए सी के समानांतर है। और है पी जो है, ध्यान से देखो ना, पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। तो जो पी क्यू लाइन है वो ए सी के समानांतर हो जाएगी और ए सी की आधी हो जाएगी। तो वही बात मैं यहाँ लिख रही हूँ कि पी क्यू जो है वो आधी है ए सी से और उसके समानांतर भी है। क्लियर हो गया? अब जरा यहाँ ध्यान देना, एस आर भी ए सी का आधा है और पी क्यू भी ए सी का आधा है, तो एस आर और पी क्यू बराबर हो गए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो भैया? जो ये एस आर था ये इसका आधा था, ये जो पी क्यू था ये भी इसका आधा था, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब जो ये एस आर है ये पी क्यू के एस सी के समानांतर है और ये जो पी क्यू है ये भी एस सी के समानांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समानांतर हो गए। क्लियर है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर तुम ध्यान दोगे तो। इनको तुम पूरा ना नाम दे दो, इसको नाम दे दो पूरे को समीकरण 1 और इसको नाम दे दो 2, तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब जिस रिजल्ट को मैं सर्कल करने जा रही हूँ, एस आर एस सी के समानांतर है, पी क्यू भी एस सी के समानांतर है, तो एस आर और पी क्यू समानांतर भी हो गए। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अगर किसी भी चतुर्भुज में, ये एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है और आमने सामने का जोड़ा अगर समानांतर हो और बराबर हो तो वो समानांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या आ गया? अतः पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है? ठीक है, एक बार मोटा मोटा फिर से बता दूं, बहुत आसान चीज है। ये वाला त्रिभुज पकड़ा, ये दोनों मध्य बिंदु है तो ये भुजा इसके समानांतर होगी। अब ये वाला त्रिभुज पकड़ा, ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये भुजा इसके समानांतर और आधी होगी। ये भी इसकी आधी है और ये भी इसकी आधी है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगी, ये दोनों आपस में समानांतर होगी, तो ये पूरा समानांतर चतुर्भुज बन गया। अब चक्कर क्या है कि इसको समचतुर्भुज दिखाना है, सम का मतलब चारों बराबर। अब एक चीज ने देखो, अगर अब मैं ये वाला विकर्ण ड्रॉ कर दूं, ठीक है, एक विकर्ण और ड्रॉ कर लेते हैं। देखो भाई, अब हम डी बी ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं डी बी। तो इसी तरीके से जो ये डीबी है ना, डीबी का आधा आर क्यू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भाई? आर मध्य बिंदु है, क्यू मध्य बिंदु है, तो आर क्यू डीबी का आधा हो गया और एस पी डीबी का आधा हो गया। तो सिमिलरली करके लिखो तुम, इसी प्रकार सिमिलरली कर दो। सिमिलरली समझ रहे हो ना? इसी प्रकार जो आर क्यू है वो डीबी का आधा है और आर क्यू डीबी के समानांतर करने की तो जरूरत ही नहीं है वैसे। तुम्हें मेरी बात सुनो, आर क्यू डीबी का आधा है और जब ये आर क्यू आधा है तो ये एस पी भी इसका आधा है, एस पी भी बी डी का आधा है। तो यहाँ लिख दो कि जो एस पी है वो भी बी डी का आधा है। तो इसका मतलब आर क्यू और एस पी बराबर हो गए। अब एक बात पे ध्यान देना कि एक जो आयत होती है, आयत के जो विकर्ण होते हैं दोनों, वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ए बी सी डी, तो आयत में जो विकर्ण है ना, ए सी और बी डी की लंबाई बराबर है। भाई एसी की लंबाई बीडी के बराबर है तो एसी का आधा बीडी के आधे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस अब देखो कहाँ गई, ये दोनों भुजाएं तो एसी की आधी हैं और ये दोनों भुजाएं बीडी की आधी हैं, सारी आपस में बराबर हो गई। तो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी चारों बराबर हो गई। इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या बन गया? सम चतुर्भुज है। तो भाई ये प्रूव हो गया हमारा कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसी टाइप का, उतने ही लेवल का है। अब इसमें आपको एक इंटरनल चॉइस और दी गई है जो कि सर्कल्स में से है। उसको देखते हैं कि यदि एक वृत्त की, इंग्लिश में देखते पहले, टू इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, देन प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कोर्ड
आर इक्वल टू कोरस्पोंडिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। क्या कहता है ये कहता है कि भैया अगर ये आपका कोई सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है और एक कोड तो ये है सर्कल की, मान लो इसका नाम है ए बी जीवा, और ये दूसरी कोड है सर्कल की जिसका नाम है सी डी, ठीक है, और ये सेंटर है और ये आपस में एक ये सेंटर तो ओ है और एक दूसरे को पी पर काट रही हैं। तो आपने क्या सिद्ध करना है? संगत खंड का मतलब है बीपी तो डीपी के बराबर है और एपी सीपी के बराबर है, ये आपने प्रूव करना है। तो दिया है में आप लिख सकते हो कि ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी बराबर है जीवा सी डी के। ये जीवा का निशान हो गया, ठीक है, और दोनों जीवा पी पर काटती हैं, दोनों जीवा पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि संगत खंड, संगत माने छोटा हिस्सा छोटे के, तो एपी तो सीपी के बराबर है, पहली चीज ये सिद्ध करनी है, और बीपी डीपी के बराबर है, दूसरी चीज ये सिद्ध करनी, ठीक है भाई। तो ये हमने प्रूव करना है। अब इसके लिए एक तुम कर लो छोटी सी रचना। रचना क्या करोगे कि ओ से कोड ए बी पर लंब डाल दो ओ एम, और ओ से कोड बी सी डी पर लंब डाल दो ओ एन। ये सेंटर को थोड़ा सा हमें फिर से डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि जो समान जीवाएं होती हैं उन पर लंब भी बराबर होते हैं। ये तो हो गया ओ एम और ये हो गया बच्चे ओ एन। रचना में क्या किया कि ओ एम लंब डाला ए बी पर और ओ एन लंब डाला सी डी पर डालो, ठीक है, सी डी पर लंब डालो, ठीक है, और ओ को पी से मिलाया। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो ये हमने ओ को पी से मिला दिया। क्लियर हो गया? अब आपने क्या करना है? ये ऊपर वाले ट्रायंगल को और नीचे वाले ट्रायंगल को सर्वांग सम दिखाना है। तो अब आ जाओ प्रमाण पे, ले लो भाई त्रिभुज ओ एम पी व त्रिभुज ओ एन पी में, ध्यान से देखना भाई, ये एंगल दोनों में 90 है, ठीक है, तो एंगल एम और एंगल एन 90 डिग्री है। ओपी ओपी के बराबर है, दोनों साझा है, ये लाइन दोनों की कॉमन लाइन है। और हमने एक थ्योरम की हुई है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, इसमें भी आया है। तो क्योंकि ए बी और सी डी बराबर है तो ओ एम और ओ एन भी बराबर हैं, ओ एम ओ एन के बराबर है। इसका आप कारण लिखोगे कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो अब ये कौन सा नियम लग गया? 90 डिग्री का कोण हो गया, कर्ण हो गया, भुजा हो गई। तो आर एच एस नियम से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनकी बची हुई भुजाएं पीएम और पीएन बराबर हो गई। ध्यान देना भाई, तो पीएम किसके बराबर आ गया? पीएन के। अब एक बात ध्यान से सुनो कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है और एन और एम इनके मध्य बिंदु हैं, तो ए बी का आधा ए एम और सी डी का आधा सी एन भी बराबर होगा। ठीक कह रही हूं मैं? तो लिखो, क्योंकि ए बी की लंबाई सी डी के बराबर है तो ए बी का हाफ और सी डी का हाफ बराबर होगा। ए बी का हाफ ए एम है और सी डी का हाफ सी एन है। इन दोनों को जोड़ दो, नंबर 1 और 2 को जोड़ दो, तो लेफ्ट में लेफ्ट साइड जुड़ेगी, पी एम प्लस ए एम इज इक्वल टू पी एन प्लस सी एन। डायग्राम पे आ जाओ फिर से,
PM प्लस AM AP हो गया और PN प्लस CN CP हो गया। तो AP CP के बराबर आ गया। यहां से आ गया AP बराबर है CP के। एक तो ये हमने प्रूव करना था। अब ध्यान दो कि छोटा भाग भी बराबर दिखाना है, क्योंकि AB की लंबाई CD के बराबर है, तो AB में से AP घटा दो और CD में से CP। ध्यान से देखना मैं क्या बता रही हूं। AB की लंबाई CD के बराबर है और ये दोनों भी बराबर है, इनको घटा दो तो जो ये बच गया BP और DP ये भी तो बराबर हो गया ना। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ आ जाएगा BP की लंबाई DP के बराबर हो गई और यही दोनों आप ध्यान से देखोगे तो सिद्ध करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और अब थोड़ा जल्दी से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 केस स्टडी है। वन डे ज्योमेट्री टीचर ने क्लास में अपना कुछ काम दिया बच्चों को और वो क्या कहती है कि इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसके अंदर जो ये AD है ये BC के ऊपर लंब भी है और इसको बराबर भागों में भी बांट रहा है। तो ये डायग्राम ही बना देती हूँ पहले तो मैं यहाँ, और इसी पे अब हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे। ये D मिड पॉइंट है, ये पूरी डिस्टेंस 8 है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों एंगल 90 है और ये दोनों एंगल्स भी बराबर हैं। AB का फिर सुन लो कि कहाँ गया ये रहा कि त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, चलें आगे। तो अब ये कहता है कि किस, पहला क्वेश्चन देखो, दी गई जानकारी के आधार पर, जानकारी आना था भैया यहाँ पे, दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस सिद्धांत के अनुसार ADB और ADC सर्वांग सम है? देखो भैया ये तो ADB है और ये ADC है, इनमें क्या क्या बराबर है? ध्यान से देखो, BD तो DC के बराबर है, AD AD के बराबर है, सांझी है, और एंगल D के बराबर है, 90 डिग्री है। मैं रफली बता रही हूँ, ये भुजा सांझी है, ये भुजा बराबर और ये कोण, तो कौन सा नियम हो गया? दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण। तो पहले भाग का उत्तर आ जाएगा साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा। अब देखो, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज ABC का नाम बताओ। अब मेरी बात सुनो, जब ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल राइट वाले ट्रायंगल के सर्वांग सम है तो AB भुजा AC के बराबर आएगी, AB भुजा AC के बराबर आएगी, और जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। त्रिभुज ABC में AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मैं जल्दी से करा रही हूँ, थोड़ा समय की अभी मेरे पास तंगी है, तो मैं इसको फटाफट देखो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। AB की लंबाई बतानी है, ये 4 है क्योंकि ये पूरी भुजा 8 है, तो D मध्य बिंदु है, और ये बुक वाले ने दे रखी है कितनी है? 3 है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आ जाएगी। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, 3 का स्क्वायर जमा 4 के स्क्वायर का अंडर रूट 25, 25 का अंडर रूट 5। तो जो तीसरा भाग है कि AB की लंबाई कितनी है, वो आ गई 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। और लास्ट पार्ट है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार है BC और ऊंचाई है AD। तो BC की लंबाई 8 है और AD की 3 है, तो 2 चौके 8, 12 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये बच्चे मैंने सैंपल पेपर का पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है। मैं होप करती हूँ जो जो बातें मैंने इसमें बताई हैं सब आप ध्यानपूर्वक अपना रिवीजन करके जाएंगे, और पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपको जरूर करवाऊंगी। वीडियो समझ आए, हेल्प मिले तो चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।